इस वीडियो में हम बात करेंगे टी टेस्ट के पेयर्ड सैंपल टेस्ट के बारे में। पहले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम जो टेस्ट करते थे वो देखते थे कि एक सैंपल का जो मीन है, माध्य है, वो पॉपुलेशन के मीन से मिलता जुलता है या नहीं है, या अंतर सार्थक है या नहीं है। दूसरा, कुछ हमने देखे थे कि दो सैंपल थे अलग अलग, दोनों का एवरेज निकाला गया, मीन निकाला गया, और फिर हमने चेक करा कि दोनों के माध्य में, मीन में सार्थक अंतर है या नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक सैंपल हमने लिया और एक दूसरा सैंपल हम लेंगे बाद में, लेकिन दोनों सैंपल एक हैं, दोनों का मेजरमेंट करना है, दोनों को मापना है, नापना है हमें, और चेक करना है कि दोनों के नापने के बाद मीन जो एवरेज है वो दोनों में सार्थक अंतर है उसमें या नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपको जब आपने एडमिशन लिया और आपका टेस्ट लिया गया, जब आपका टेस्ट लिया गया तो आपके नंबर आए, मार्क्स आए, नंबर आए आपके, उनका हमने एवरेज ले लिया। 10 बच्चों का टेस्ट लिया और उनका एवरेज हमने ले लिया। फिर 1 महीने आपको पढ़ाया गया, जब क्लास आपने अटेंड करी तो फिर आपका दोबारा टेस्ट लिया गया। जब दोबारा टेस्ट लिया गया तो फिर देखा कि कितने नंबर आए। अब हमें देखना है कि जो पहले टेस्ट के नंबर थे और जो अब के टेस्ट के नंबर हैं उनका एवरेज लिया तो वो दोनों में अंतर सार्थक है या नहीं है, यानी कि जो आपको पढ़ाया गया वो फायदेमंद रहा या नहीं रहा। या दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि किसी को ब्लड प्रेशर है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, उसको हमने मापा, 10 व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, वो हमने नापा और उसका मीन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया उसका। फिर हमने उनको मेडिसिन दी, दवाई दी गई, और फिर 1 महीना दवाई देने के बाद फिर उनका दोबारा टेस्ट करा गया। फिर देखा कि वो कितने लोगों का नॉर्मल आया या जो भी टेस्ट आया। फिर हमने चेक करा कि इन दोनों टेस्ट जो करे हमने, सैंपल में जो मेजरमेंट करा, उनमें अंतर सार्थक है या नहीं है। अगर अंतर सार्थक है, अंतर ज़्यादा है, तो इसका मतलब मेडिसिन फायदेमंद रही। और अगर अंतर सार्थक नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, यानी कि उस पहले वाले मेजरमेंट का भी वही मीन है, दूसरे वाले का भी वही उसके आसपास ही मीन है, तो इसका मतलब मेडिसिन का कोई फायदा नहीं मिला। तो इस तरह से हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट देखेंगे कि यहाँ पे सैंपल व्यक्ति वही हैं, पहले वाले सैंपल में जो टेस्ट लिया गया वही व्यक्ति दोबारा से उनको नापा जा रहा है, उनका मेजरमेंट करा जा रहा है। तो लोग वही रहेंगे, व्यक्ति वही रहेंगे, बदल नहीं रहे हैं, बस एक पहले सैंपल, एक बाद वाला सैंपल। तो सैंपल वही हैं, लेकिन एक बिफोर, एक आफ्टर, यानी कि एक पहले पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया बच्चों का, या दवाई देने से पहले, दवाई देने के बाद, दोनों बार टेस्ट करा। तो ये हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट इसको कहा करते हैं। अब देखिए कैसे समझेंगे हम। वी आर टेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन द टू डिपेंडेंट सैंपल्स। तो यहां पर क्या होता है कि 2 बार हमने टेस्ट करा, कोई एक्टिविटी हमने करी और उसमें देखा, या ऐसा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमने आपका कोई टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद हमने जो आपके मार्क्स आए, जो नंबर आए आपके, उनका एवरेज निकाला, मीन निकाला। फिर हमने आपको 1 महीने की कोचिंग दी, फिर कोचिंग में आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी और दोबारा फिर आपका टेस्ट लिया गया। तो अब हम ये देखना चाहते हैं फिर कि पहले वाले टेस्ट और दूसरे वाले टेस्ट में कुछ अंतर आया या नहीं आया, ये हमें देखना है। या जैसे कि कोई बीमार आदमी है, उसका कोई टेस्ट करा गया, ब्लड प्रेशर होता है ना, लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसको हमने चेक करा कि भाई ब्लड प्रेशर कितना है, कुछ सैंपल लिए, कुछ लोगों के ब्लड प्रेशर चेक करे। फिर हमने उनको 1 हफ्ता, 1 सप्ताह, 1 वीक दवाई खिलाई, उनको मेडिसिन दी गई, और उसके बाद फिर हमने उनका टेस्ट लिया, फिर देखा कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ। तो दोनों का एवरेज हमने देखा, दोनों ब्लड प्रेशर्स के तो दोनों वाले टेस्ट करे गए, उनका एवरेज देखा कि उनमें दोनों में अंतर आया या नहीं आया, यानी कि मेडिसिन सक्सेसफुल रही या नहीं रही। तो ये सब पता लगाने के लिए हम पेयर्ड टी टेस्ट या डिफरेंस टेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों सैंपल डिपेंडेंट हैं,
कि जो एक सैंपल में जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सैंपल जब दोबारा टेस्ट किया गया तो वही लोग हैं, वही व्यक्ति होने चाहिए, वही सब लोग होने चाहिए। तो ये इसलिए इनको पेयर्ड टेस्ट कहते हैं कि पेयर बना हुआ है कि जो पहले टेस्ट में रहेंगे वही दूसरे टेस्ट में भी रहेंगे, तो उसे हम पेयर्ड टी टेस्ट कहा करते हैं। तो ये हम पता लगाना चाहते हैं कि पेयर्ड टी टेस्ट एक विधि मानी जाती है जिसका उपयोग या परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि जो नाप रहे हैं हम, माप जो है, मेजरमेंट है, वो जोड़े के बीच औसत अंतर शून्य है या नहीं है। ठीक है, तो सेम नंबर रहेंगे। अगर हमने 10 व्यक्ति चुने हैं पहले टेस्ट के लिए तो दूसरे टेस्ट में भी 10 व्यक्ति ही रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आपका टेस्ट लिया गया पहली बार तो आप 50 बच्चे बैठे हैं क्लास में, 50 बच्चों का टेस्ट लिया गया। फिर जो अगला पढ़ाई कराने के बाद, कोचिंग देने के बाद जब दोबारा टेस्ट आपका लिया गया तो वही 50 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये टेस्ट हम कब यूज करते हैं? ये टेस्ट तब यूज करा जाता है जब पेयर्ड मेजरमेंट होना चाहिए, पेयर्ड में होने चाहिए कि जो पहले टेस्ट में रहेंगे वही दूसरे में रहेंगे। जैसे बिफोर और आफ्टर मेजरमेंट, इसे हम कह देते हैं कि पहले दवाई देने से पहले, दवाई देने के बाद, या कोचिंग देने से पहले, कोचिंग देने के बाद। समझ रहे हैं ना बात को आप? तो डिफरेंसेस फिर हम देखते हैं, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल होने चाहिए। दिस टेस्ट इज यूज व्हेन द सैंपल वैल्यूज इन द फॉर्म नेचुरल पेयरिंग, पेयरिंग में होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे ब्लड प्रेशर का यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है कि ब्लड प्रेशर पहले कैसा हुआ, बाद में कैसा हुआ, स्टूडेंट्स की में कुछ कोचिंग देने के बाद कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ। तो ये सब हम पता लगाते हैं टी टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, या हम ये इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ टू एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटीज के बीच में कितना अंतर आ रहा है। सेम आइटम्स होने चाहिए, व्यक्ति बदल ना जाए, जो पहले टेस्ट में व्यक्ति थे, जो लोग थे, जो एलिमेंट्स थे, वही सेकंड में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जब हमने स्टूडेंट्स का टेस्ट पहले बार लिया और जो दूसरी बार लिया तो स्टूडेंट्स बदल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेयर्ड होना चाहिए, मतलब जो पहले में है वही बाद में भी होने चाहिए। पेयर्ड टू टी टेस्ट है, इसको हम डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी कह देते हैं, पेयर्ड डिफरेंट टी टेस्ट भी कह देते हैं, मैच्ड पेयर टी टेस्ट भी कह देते हैं, या रिपीटेड सैंपल्स टी टेस्ट भी कहा करते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। सब साइंटिस्ट जो स्टैटिस्टिशियंस रहे हैं, सांख्यविद रहे हैं, उन्होंने अलग अलग नामों से ये इसको परिभाषित किया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स देख लेते हैं। देखिए क्या क्या बातें इसमें होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, दो नमूनों का आकार बराबर होना चाहिए। जो पहला सैंपल था, जो बाद में हमने टेस्ट करा दूसरे सैंपल, तो दोनों सैंपल एक जैसे ही बराबर होने चाहिए। बोथ सैंपल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट बट आर डिपेंडेंट इन पेयर्स, वो डिपेंडेंट होने पेयर चाहिए। डिपेंडेंट मीन स्वतंत्र ना हो कि पहला सैंपल अलग दूसरा सैंपल अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों सैंपल एक जैसे ही होने चाहिए। जो पहले में थे सैंपल में, जब दोबारा टेस्ट करा गया, जब उनका हमने आफ्टर बाद में मेजरमेंट उनका करा, तो वही लोग होने चाहिए। द मेजर डिफरेंसेस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, और ईच ऑफ द पेयर्ड मेजरमेंट्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट होना चाहिए कि बदल ना जाए। जो स्टूडेंट्स थे वो पहले भी स्टूडेंट्स भी वही हैं, बाद में भी वही स्टूडेंट्स रहने चाहिए। और डाटा इज टेकन फ्रॉम सब्जेक्ट्स हु हैव बीन मेजर्ड ट्वाइस, यानी कि हम दो बार मेजरमेंट कर रहे हैं, बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद में, कि पहले दवाई देने से पहले और दवाई देने के बाद। गैप हो सकता है एक दिन का हो, एक हफ्ते का हो, एक महीने का हो, लेकिन जो पहले वाले सैंपल में एलिमेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वही दूसरे सैंपल में वही लोग, व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे हम जब अपने न्यूमेरिकल सवाल करेंगे तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, पहले हम शून्य परिकल्पना निकालते हैं, नल हाइपोथेसिस लिखते हैं कि नल हाइपोथेसिस में लिखेंगे कि जो दोनों सैंपल में उनमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि दोनों एक जैसे हैं। ये हम नल हाइपोथेसिस मानते हैं कि दोनों सैंपल का मीन एक जैसा है या दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर हम अब देखिए यहाँ पे नई चीज है, जब पहले वाला मेजरमेंट हमने करा, 10 बच्चे लिए, 10 स्टूडेंट्स लिए, उनके नंबर देखे, और दोबारा जब टेस्ट लिया तब नंबर लिखे, तो पहले में से दूसरे नंबर को घटाना है। हर एक बच्चे का, हर स्टूडेंट का जो पहले नंबर आया, पहली बार मान लो 10 आया, अगली बार उसके 15 नंबर आए, तो 10 में से 15 हम माइनस करेंगे। ठीक है,
तीसरा फिर उनका हम जो अंतर निकल कर आया उसका हम एवरेज ले लेंगे, यानी कि समेशन डी बटे एन, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं 10 बच्चे हैं तो 10 से भाग कर देंगे। फिर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे डिफरेंसेस का, ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, जब सवाल हम करेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ये है आपका, जब हमारा जो एवरेज आया है वो पूरा होल नंबर में है कि जब 2 आया, 10 आया, 20 आया, पॉइंट्स में नहीं है, दशमलव में नहीं है, तो हम पहले वाले फॉर्मूले को आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे एवरेज हमारा पॉइंट्स में आ जाता है, फिर उसका हम डेविएशंस निकालते हैं, फिर उसको स्क्वायर करते हैं, तो थोड़ी कठिनाई हो जाती है। इसलिए जब दशमलव में आ रहा है हमारा एवरेज या पॉइंट्स में आ रहा है तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। किस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे तो जब हम आगे अब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आप बस नोट करके रख लीजिए इस फॉर्मूले को, तो हम जब सवाल करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए। फिर हम टी टेस्ट लगा देंगे। टी टेस्ट आप देखेंगे तो टी टेस्ट में देखेंगे फॉर्मूला है टी बराबर डी मीन माइनस 0 अपॉन एस और अंडर रूट एन से मल्टीप्लाई कर दिया। या दूसरा, ये दूसरा फॉर्मूला है, देखिए ये दूसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है बट डी मीन में से 0 माइनस करेंगे तो डी मीन ही बचेगा, इसलिए माइनस 0 लिखने की फिर जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट डी मीन भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे मैंने आपको बताया था n-1 करेंगे और डिसीजन लेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टी की कम आती है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यानी कि अगर अंतर कम आ रहा है तो टी वैल्यू कम आएगी, और दोनों सैंपल्स का जो मेजरमेंट हमने करा उनमें अंतर ज्यादा है तो टी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे अगर टी वैल्यू कम आ रही है हमारी टेबल वैल्यू से। आप टेबल वैल्यू देखना सीख गए होंगे, पिछली वीडियोज में हमने कई बार टेबल वैल्यूज देखी थी, मैंने आपको बताया भी था किस तरह से देखते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स की बुक होती है उसमें पीछे टेबल्स दी गई होती हैं और आप इंटरनेट पे भी निकाल सकते हैं। तो ये डिसीजन ले लिया जाएगा कि कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टी की टेबल वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि दोनों सैंपल के मेजरमेंट में एवरेज में कोई अंतर नहीं है। और अगर टी वैल्यू ज़्यादा आती है, टी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, तो यानी कि दोनों सैंपलों में अंतर है। अंतर होगा तो सोचिए अच्छी बात है कि बुरी बात है कि अगर हमने कोचिंग दी बच्चों को तो जो पहले नंबर आए और बाद में नंबर आए उनमें अंतर ज़्यादा होना चाहिए, कि इसका मतलब कोचिंग इज इफेक्टिव। या हमने ब्लड प्रेशर की दवाई दी, पहले ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आया, उसके बाद जब दवाई दी तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, तो अगर जितना अंतर ज़्यादा रहेगा इसका मतलब वो इफेक्टिव माना जाएगा। नाउ टर्न ऑन टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो ये कंसेप्ट जो है आपका, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन 1। यहां पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 हमारे सिपाही हैं जो मतलब आर्मी में होते हैं ना, आर्मी पर्सन है, फौजी हैं, और ये 2 बार राइफल रेंज में गए, वहां पे शूटिंग होती है ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो उस प्रैक्टिस में ये गए, 2 सप्ताह गए, एक बार वीक में, और पहले उनका जो टेस्ट लिया गया, मतलब उनका जो स्कोर आया, जो शूटिंग करते हैं ना, तो उनका जो स्कोर आया वो हमें नीचे देखिए दे रखा है। ये हमें ये स्कोर इनको दे रखा है, ये 10 लोगों का अलग अलग स्कोर दे रखा है। फिर एक सप्ताह बाद, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दी गई, तो एक सप्ताह बाद फिर उनका टेस्ट लिया गया, शूटिंग कराई गई उनसे, तो फिर स्कोर ये आया। अब हमसे पूछा है कि दोनों में कुछ सुधार हुआ है नहीं हुआ है, कि जब दूसरी बार टेस्ट लिया गया तो कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ, ये हमें पता लगाना है। तो टी टेस्ट के माध्यम से हम ये पता लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, जिससे कि हम सॉल्यूशन करें तो आपके पास वो क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस, जैसे मैंने आपको बताया था,
नल हाइपोथेसिस क्या एज्यूम करेंगे हम कि अभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, नल मतलब शून्य है, कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये हमने मान लिया, या सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इंप्रूवमेंट कह सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, तो दोनों के स्कोर्स हम नोट कर लेते हैं। दोनों के स्कोर्स को हम कॉपी करेंगे, तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट वीक का स्कोर, 1 वीक, और फिर सेकेंड वीक। तो दोनों वीक के स्कोर हम लिख लेते हैं। पहला है 67, 24, 57, 55, 63, 54, 56, 68, 33 और 43। ये हमने दोनों स्कोर लिख लिए हैं। ठीक है, इन स्कोर्स को लिखने के बाद अब हम सेकेंड वीक का देख लेते हैं। इसमें है 70, 38, 58, आप भी साथ साथ चाहें तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आपने नोट कर लिया होगा। 56, 67, 68, 77, 42, 38। अब हम इनमें देखिए अंतर निकालेंगे। फॉर्मूले देखिए अभी आपने देखे थे, लिखे हुए थे, फॉर्मूले नोट करे होंगे आपने। हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे कि हम जो बाद में टेस्ट हुआ है उसमें से पहले वाला माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, यानी कि 70 में से 67 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, +3 हो गया, यानी कि प्लस लगाइए मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 में से 24 माइनस करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। 58 में से 57 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। फिर 58 में से 55 माइनस करेंगे 3 आ गया। 56 में से 63 माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा, माइनस के 7। फिर ऐसे ही ये प्लस के होते जाएंगे, 13, 12, 9, 9 और ये माइनस के 5। ठीक है, इनको आप ऐड कर लेंगे तो समेशन डी आ जाएगा आपका 52। इनको सबको जोड़ लीजिए और माइनस वाले हटा दीजिए। माइनस के आपके -7 और -5 हैं, तो जब बाकी का टोटल करके -12 कर दीजिए, 7 और 5 को घटा दीजिए तो आपका 52 प्लस में आ जाएगा। यानी कि हमने डी कैसे निकाला, सेकेंड वीक में से फर्स्ट वीक वाला माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करना आता ही है आपको, 3 को 3 से ही गुणा करना है, तो 3 तिया 9, 14 गुणा 14 करना है, 196, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1, 3 इंटू 3, 3 गुणा 3, 9, 7 इंटू 7, 49, 13 इंटू 13, 169, 12 इंटू 12, 144, 9 9 नाम कितने होते हैं, 9 9 इंटू 9, 9 इंटू 81 हो गया, ये भी 81, 5 पंजे 25। और फिर इनका भी आप टोटल कर लेंगे तो ये समेशन डी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 764। माइनस को गुणा करो माइनस से ही, प्लस को प्लस से ही कर रहे हैं तो सब प्लस बन जाते हैं। तो ये हमारे टोटल दोनों आ चुके हैं, ये भी आ गया ये भी आ गया। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले देखिए स्टेप 1 के हिसाब से, 2 के हिसाब से चलेंगे। पहले डी मीन निकालेंगे, तो यानी कि समेशन डी बटे एन। तो ये समेशन डू 52 है, एन नंबर ऑफ आइटम ये कितने हैं, 10 हैं सब, है नहीं। तो ये 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये जाएगा 5.2। अब क्योंकि 5.2 आया है तो अब हमें एस निकालना है। एस के फॉर्मूले देखिए मैंने लिखवा रखा है आपको, समेशन डी स्क्वायर माइनस डी मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन।
और ये सब डिवाइड हो जाएगा n-1। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, वैल्यू आपको दे रखी है, समीशन डी स्क्वायर 764 है, माइनस मीन निकला था 5.2, उसका स्क्वायर कर लिया, नंबर ऑफ आइटम आपके कितने हैं 10 अपॉन 10-1। ठीक है, ये स्क्वायर है हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, 764 माइनस 5.2 को 5.2 से ही गुणा करेंगे क्योंकि स्क्वायर करना है, तो ये आ गया 27.04 इंटू 10 अपॉन 9। तो ये आपका हो जाएगा 764 माइनस 270.4 अपॉन 9 इक्वल टू हो गया 493.6 अपॉन 9। इसको डिवाइड कर लीजिए 9 से, तो ये 54.484 आ जाएगा। अंडर रूट लगाई हुआ है, अंडर रूट आप निकाल लेंगे तो ये s की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7.41। ये s निकल कर आ गया। अब हम t की वैल्यू लगा लेते हैं। t की वैल्यू आप जानते ही हैं, t बराबर डी मीन इंटू n अंडर रूट में है अपॉन s। तो डी मीन 5.2 है, अंडर रूट में कितना है 10, नंबर ऑफ आइटम 10 है आपके पास, s आया है 7.41। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.16 होता है 10 का अंडर रूट और 7.41। सॉल्व करेंगे तो ऊपर गुणा कर लीजिए, 16.432 आ जाएगा अपॉन 7.41। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी t बराबर 2.22। ये t की वैल्यू आ गई आपकी। फिर मैंने आपको बताया था कि अब हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी पड़ेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो n-1 करते हैं, तो 10-1 यानी 9 में देखेंगे हम, जब टेबल में देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 में देखेंगे। और फिर टेबल वैल्यू देख लेते हैं। टेबल वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल में जाके देखना पड़ेगा और एट 5% देखेंगे, 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर। एक बार मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कैसे देखते हैं। मैं टेबल यहाँ पे ले आता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। टेबल में इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। वैसे पिछली वीडियोज में भी मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ। ये देखें, टेबल आ गई है आपके सामने। ये थोड़ी बड़ी कर देता हूँ मैं जिससे आपको दिख जाए। देखिए ऊपर लिख रहा है, देखिए वैल्यू ऑफ टी, ये टी वैल्यू है आपकी। अब हमें 5% पे देखना है, यानी कि 0.05 जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे हमें 9 पे देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया 9। अब इन दोनों के लाइन में चलते जाइए, इधर चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, तो ये आ गई वैल्यू, देखिए 2.262। इधर से चले और इधर से चले, जहां टकरा गए वही वैल्यू मान ली जाएगी 2.262। ठीक है, तो ये टेबल वैल्यू आ गई हमारी 2.262। तो ये टेबल वैल्यू आ गई 2.262। अब हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। जो हमारी टेबल वैल्यू आई है वो 2.262 आई है, और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टी की आई है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी, वो देख लेते हैं, वो 2.22 आई है। 2.22 कम है, टेबल वैल्यू ज़्यादा है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू टी कम है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हमने क्या माना था कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों मेजरमेंट्स में कोई अंतर नहीं है। तो हम लिख देंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट।
क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। कि जो पहली बार जो शूटिंग करी गई रिजल्ट निकाला गया और जो बाद में रिजल्ट निकाला गया, दोनों लगभग आसपास से बराबर से ही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सार्थक अंतर नहीं है। कि जो उन्होंने पिछले हफ्ते जो सीख रहे थे, वो अगली बार जब आए तो उनमें कोई खास अंतर दिखाई नहीं दिया। कोई फायदा ट्रेनिंग का उनको नहीं हुआ। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है। यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने जो ये s की वैल्यू निकाली है, s के मैंने दो फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं। ये s वाला जो फॉर्मूला है, ये मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए हैं। एक लिखवाया है, अभी आपने शुरू में देखा होगा वीडियो में, कि मैंने लिखवाया था कि अगर मीन हमारा फुल नंबर में आता है तो हम दूसरा फार्मूला लगा लेंगे। अब मीन अगर हमारा पॉइंट्स में आता है, जैसे यहाँ पे दशमलव में आया है, तो दशमलव में आता है तो हम ये नीचे वाला जो फॉर्मूला है, ये एस वाला, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, एग्जाम में हमें परेशानी ना हो। एक आध क्वेश्चन देखेंगे कि जिसमें मीन पूरा का पूरा आया होगा, पॉइंट्स में नहीं आया होगा, तो हम उस हिसाब से एस की वैल्यू निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दो चार क्वेश्चन हम कर लेंगे तो जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको फिर एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतने ही आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आ गया होगा आपके पास। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि एक टेस्ट लिया गया 5 व्यक्तियों का, आईक्यू टेस्ट, यानी इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेस्ट लिया गया बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग। पहले उनका टेस्ट लिया गया, उनकी इंटेलिजेंस नापी गई कि कितनी उनमें जो बुद्धिमत्ता है वो कितनी है, और फिर उनको ट्रेनिंग दी गई, और उस ट्रेनिंग के बाद फिर मेजरमेंट करा गया, टेस्ट लिया गया उनका। फिर 5 व्यक्ति हैं ये, 1 2 3 4 5, फिर उनका दोबारा टेस्ट लिया गया। अब हमसे पूछा है कि ट्रेनिंग के बाद उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, उनकी बुद्धि में कि में बढ़ोतरी हुई नहीं हुई, बुद्धिमत्ता उनकी बढ़ी, इंटेलिजेंस बढ़ी उनमें या नहीं बढ़ी, ये हमें पता लगाना है। ठीक है। तो फिर वैसे ही करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था। पहले हम नल हाइपोथेसिस निकाल लेते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम H0 भी लिख सकते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज, कि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ। हमने ये मान लिया भाई, नल हाइपोथेसिस में शून्य है, बिल्कुल शून्य परिकल्पना करिए, कोई अंतर नहीं है। अब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे और टेबल निकाल लेते हैं। डी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हम निकालते हैं पहले। तो पहले हम देख लेते हैं कैंडिडेट हमारे कितने हैं। 5 हैं। 1 2 3 4 5। यहां पर देखेंगे बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग। वैल्यूज दे रखी हैं 110, 120, 123, 132, 125। दूसरे में है 120, 118, 125, 136, 121। अब आप जानते हैं डी निकाल लेते हैं। आफ्टर में से बिफोर माइनस कर दीजिए। 120 में से 110 माइनस कर दीजिए, 10 बचे। यहाँ पे माइनस के 2 बचे, ये प्लस के 2, प्लस के 4, माइनस के 4। ठीक है। इनका टोटल कर लेंगे, समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा आपका प्लस के 10। आप देखेंगे कि प्लस के कितने हैं, ऊपर देखेंगे प्लस के 10 हैं, 2 हैं और 4 हैं, यानी कि 16 है। माइनस के 4 माइनस के 2 6 हो गए, तो 16 में से 6 घटा दीजिए, 10 बच गए आपके प्लस के। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले हम
एवरेज निकाल लेते हैं इसका। तो डी मीन कितना निकलेगा हमारा, समेशन, ये डी स्क्वायर नहीं है, डी है केवल, समेशन डी अपॉन एन। एन हमारे कितने हैं, ये एन बराबर 5, ठीक है। तो 10/5, तो ये आ गए 2, मीन 2 आ गया। तो हम देखिए दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो पिछले सवाल में लगाया था उससे अलग लगाएंगे। अब देखिए, अब इसको भी सीख लेते हैं। तो हम डी में से डी मीन माइनस कर देंगे, यानी कि जो डी है इसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे, 2 है ना हमारा एवरेज मीन निकला है, डी मीन जो 2 निकला, तो 10 में से 2 माइनस करें 8, -2 में से -2 माइनस करेंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे। गणित होती है ये, मैथमेटिक्स। -2 में से -2 ही माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 - 2 0, 4 - 2 2, -4 - 2 करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, और इसका टोटल अपने आप 0 आ जाएगा। फिर हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, डी माइनस डी मीन का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 8 × 8 64, 4 - 4 × -4 16, ये 0, 2 × 2 4, 6 × 6 36, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 120। एक हम डी मीन का डी स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये जो डी दिया हुआ था हमें, इसका स्क्वायर 10 × 10 100, -2 - 2 को करेंगे तो 4, 2 × 2 4, 4 × 4 16, फिर अगला 4 × 4 16, इसको हम मल्टीप्लाई, इसको दो जोड़ लेते हैं, ऐड करने के बाद आ जाएगा 140, ठीक है। ये सब वैल्यूज आ चुकी हैं। देख लीजिए क्या क्या स्टेप हमने करा है, वैसे ही स्टेप आपको करना है। अब हम एस की वैल्यू लगा लेते हैं। एस का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, समेशन डी माइनस डी मीन का स्क्वायर अपॉन n - 1। तो डी माइनस डी मीन का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, ये 140 निकल कर आया है। या हम देखिए डी माइनस डी मीन का स्क्वायर कितना निकला है, अभी आप चेक कर लीजिए। देखिए ये डी माइनस डी मीन, ये जो दे रखा है हमें, डी माइनस डी मीन का स्क्वायर हमने कितना निकाला, नीचे आ गया 120, दे रखा है ये 120। तो ये हमें 120 दे रखा है, 120 डिवाइडेड बाई n, यानी कि 5 - 1, तो 120/4, तो ये हो गया आपकी वैल्यू 30√, ठीक है। 30 का अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5.477, तो ये s की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई। अब बस, अब आप t की वैल्यू लगा लीजिए। t की वैल्यू, फॉर्मूला आपको पता ही है t का, डी मीन मल्टीप्लाइड बाई √n/s। तो डी मीन हमारा 2 आया था, s अभी 5.477 आया, n है हमारे 5 अंडर रूट में। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 × 2.23615 का अंडर रूट आ गया, डिवाइडेड बाई 5.477, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए अब आप, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, 2 को 2.2361 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 4.472 डिवाइडेड बाई 5.477, तो इक्वल टू आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0.816। ये टी की वैल्यू आ गई आपकी 0.816। अब हमें इसे टेबल वैल्यू में देखना है। अगर आपने क्वेश्चन देखा हो ऊपर, तो देखिए क्वेश्चन में ये हमें टेबल वैल्यू दी गई है। ये देखें आप, टी की वैल्यू 4 सिग्निफिकेंट, वो डिग्री फ्रीडम देखेंगे, n - 1 करते हैं, और टी की वैल्यू है 4.6। तो देखिए टेबल वैल्यू हमें, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था हम कितना मानते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम n - 1, यानी कि 5 - 1 बराबर 4, और 5%, यहाँ पर इन्होंने 1 पे लिया है, यानी कि 1% सिग्निफिकेंट पे लिया है इन्होंने,
1% सिग्निफिकेंट लेवल जो क्वेश्चन में दिया है तो हम उसके हिसाब से ही करेंगे। तो इसकी जो टेबल वैल्यू इन्होंने निकाल कर दी है वो दे रखी है आपको, चेक कर लीजिए कितनी दे रखी है। 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए, ये 4.6 दे रखी है, ठीक है 4.6। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, टेबल वैल्यू हो गई 4.6 और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई है, कैलकुलेटेड टी वैल्यू हमारी कितनी आई है निकल कर 0.816। तो ये कम है, कैलकुलेटेड वैल्यू कम है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस डज नॉट होल्ड ट्रू, ये मतलब ट्रू हो गया एक तरीके से, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब कोई अंतर नहीं है। देयर इज, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो चेंज इन IQ। IQ इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमत्ता उनका जो निकाली गई, उनमें कोई अंतर नहीं आया। ट्रेनिंग के बाद भी वैसे ही थे, ट्रेनिंग से पहले भी वैसे ही थे, यानी कि ट्रेनिंग में उन्होंने कुछ खास नहीं सीखा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैं कॉपी कर लेता हूं क्वेश्चन को, आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, तभी आप चीजें सीख पाएंगे। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यह समझने की बात है कि एक दवाई दी गई, इनको एक ब्लड प्रेशर का चेंज देखना था हमें। इन कुछ रोगी थे, उनको हमने कुछ प्रोत्साहित करा, कुछ उन्हें उकसाया कि चलो तुम दौड़ लगाओ। मान लीजिए हमने उन्हें कुछ स्टिमुलेट करा, उन्हें उद्दीपक करा गया, कि उत्तेजित किया गया, उनको उकसाया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया, और पहले हमने उनका ब्लड प्रेशर नापा, और उद्दीपक के बाद यानी कि स्टिमुलेट करने के बाद, उत्साहित करने के बाद उनको फिर उनका ब्लड प्रेशर नापा गया। तो ये अंतर निकल कर आया। यहां पर देखिए डी दे दिया है हमें, डी क्या था, दूसरे में से पहला वाला माइनस कर रहे थे हम, तो यहां पर अंतर हमें निकाल कर दे दिया गया है, डी दे दिया गया है हमें। तो जब डी दे दिया गया है, उसके आगे ही हमें प्रश्न करना है। तो हमसे पूछा गया है कि जो उनको उत्तेजित किया गया, उनको उकसाया गया, तो उनके ब्लड प्रेशर में कुछ खास सार्थक परिवर्तन आया या नहीं आया, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो ये हमें डी निकाल कर दे दिया गया है। तो ये हमारा एक तरीके से ये डी ही दे दिया गया है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। नल हाइपोथेसिस n0 क्या मानते हैं, जीरो हम, कि स्टिमुलस जो दिया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लिख देते हैं द स्टिमुलस डिड नॉट इंक्रीज, यानी कि हम तो ये मान रहे हैं कोई अंतर नहीं पड़ा, द ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब हम क्या करें, डी तो दिया ही हुआ है हमें, डी स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताइए, डी हमें दिया हुआ है, 5 है, 2 है, 8 है, -1 है, 3, 0, -2, 1, 5, 0, 4। ठीक है, तो इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। इनका स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 5 × 5 25, 2 दूनी 4, 8 × 8 64, -1 1 × 1 1, 3 तिया 9, 0 का 0, 2 दूनी 4, 1, 5 पंजे 25, 0 का 0, 4 × 4 16 निकाल लिया। अब हम देखिए समेशन डी निकाल लेते हैं, d/n, तो इससे क्या आ जाएगा, डी मीन निकल कर आ जाएगा।
तो इनका सबका आप टोटल करेंगे, डी का टोटल करेंगे तो ये आएगा 31। एन हमारे नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 2 12 हैं, 12 हैं ये नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहीं देखिए कोई कम तो नहीं रह गया। फाइव लिखा, 2 लिखा हमने, 8 लिखा, -1 3 0 -2 1 5 0 4। एक छूट गया है यहाँ पे, 6 और है तो 6 का 36 हो जाएगा। तो ये 12 है, तो n हो गया 12। इसका मीन निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा 2.583। ठीक है, तो मीन क्योंकि पॉइंट्स में आ रहा है तो हमें s का पहला फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। समेशन डी स्क्वायर आप देखेंगे तो इसका टोटल, इसका अगर आप इस वाली लाइन का टोटल करेंगे, पूरी लाइन का, इस वाली लाइन का, तो समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 185 निकल कर आ जाएगा टोटल इसका। ठीक है, और डी का टोटल आया था 31। अब हम एस निकाल लेते हैं। एस का फॉर्मूला आपके पास लिखा ही होगा, समेशन डी स्क्वायर माइनस डी मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन एन माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर का सम है 185, डी मीन जो था, डी मीन कितना है 2.583 का स्क्वायर निकालेंगे आप, और एन है आपके 12 डिवाइड बाय 12 माइनस 1, और ये सब अंडर रूट में रहेगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, तभी एग्जाम में आप कर पाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन करें बार बार क्विक फॉर्मूले को लिख लें। तो एस बराबर अभी 185 आपका ऐसे ही है, माइनस 2.583 को 2.583 से ही गुणा करेंगे, वर्ग निकालेंगे इसका, तो आ जाएगा 6.67 के आसपास आ जाएगा, इनटू नंबर ऑफ आइटम 12 है, 12 माइनस 1 है ही आपके। इसको सॉल्व करेंगे तो 185 माइनस 80 के आसपास आ जाएगा। 6.67 को 12 से गुणा करेंगे अपॉन 11। फिर सॉल्व करेंगे इसको तो ये 185 में से 80 घटाया तो कितना बचा, 105 अपॉन 11 अंडर रूट 11 से डिवाइड कर दीजिए 105 को, तो 9.55 आ जाएगा लगभग। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 3.09 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये एस निकल कर आ गया हमारा, या आप इसको 3 पॉइंट आगे भी आ सकता है, तो 3.10 हम ले लेते हैं राउंड फिगर में, 3.1। अब टी की वैल्यू तो आपको आती है निकालनी, टी का फॉर्मूला डी मीन इंटू अंडर रूट एन अपॉन एस, ये फॉर्मूला है। डी मीन हमारा था 2.583 पहले निकाला था, एस अभी हमने निकाला 3.10, एन आपके 12 हैं, पता है आपको, नंबर ऑफ आइटम 12। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस, टी बराबर 2.583 इंटू 12 का अंडर रूट निकालेंगे तो 3.464 आएगा अपॉन 3.10। इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर, तो लगभग आएगा 8.95 अपॉन 3.10। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.89 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। ट्वेल्व माइनस 1 11 पर देखेंगे, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखेंगे हम। ठीक है, तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी वो हम देख लेते हैं। अभी सबसे पहले हमने टेबल देखी थी, उसमें आप देख सकते हैं जाकर वापस, तो टेबल वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 2.201। टेबल वैल्यू आप सीख ही गए देखना, और जो हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू निकल कर आई है
वो आई है 2.89, तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस अब हमारा रिजेक्ट हो गया। यानी कि जो अंतर है वो सार्थक है। इसका मतलब ब्लड प्रेशर में जो चेंज हुआ वो सार्थक है, सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब जो उन्हें उकसाया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया, तो उससे ब्लड प्रेशर में उनको फर्क पड़ गया। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? तो इट इज कंक्लूडेड दैट stimulus is accompanied by blood pressure। जी, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था वो हमने बता दिया। यानी कि उन्हें उकसाया गया तो उससे ब्लड प्रेशर में सार्थक अंतर निकल कर आया, ब्लड प्रेशर में काफ़ी चेंज देखने को मिला। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, फिर ये मेथड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और ले आता हूं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही हैं। क्वेश्चन 4, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया रखा है। एक हॉस्टल है हमारा, वहाँ पे खाने में कंप्लेंट आ रही थी। तो जो स्टूडेंट्स रहते हैं, छात्र छात्राएं, आप जानते हैं हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनका खाना बदल दिया गया। हॉस्टल में जो मेस होती है ना, खाने की कैंटीन होती है, उसमें खाना बदल दिया गया। खाना बदलने से पहले जो छात्र थे, 10 छात्र हमने यहाँ पे लिए हैं, उनका वजन कराया गया। तो बिफोर खाना बदलने से पहले देखिए इनका वजन कराया गया, तो ये वैल्यू निकल कर आई, सबके वजन निकल कर आया। फिर 6 महीने उनको खाना जो खाया उन्होंने, फिर 6 महीने बाद हमने वजन करा उनका, तो फिर ये वैल्यू निकल कर आई 115, 120, 99, 117, इस तरह से। अब हमसे ये पूछा है कि चेक करके बताइए कि खाना बदलने से उनका जो वजन बढ़ा है वो सार्थक अंतर है पिछली बार से या नहीं है। यानी खाना बदलने से पहले और खाना बदलने के बाद जो वजन में कुछ सार्थक अंतर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो फिर वैसे ही करेंगे हम। पहले नल हाइपोथेसिस लिख लेते हैं हम। नल हाइपोथेसिस हम क्या मानेंगे? H0 कि कोई सार्थक अंतर उसमें नहीं है, कि देयर इज नो चेंज इन वेट, उनके वेट में कोई अंतर नहीं है, कि पहले भी ऐसी वेट था अब भी ऐसी वेट है। शून्य परिकल्पना है कि कोई अंतर नहीं है। अब हम इनका वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। 10 कैंडिडेट हैं, पहले और आफ्टर देख लेते हैं, बिफोर और आफ्टर। बिफोर की वैल्यू लिख लेते हैं 109, 112, 98, 114, 102, 97, 88, 101, 89, 91। ऐसी दूसरी लिख लेते हैं 115, 120, 99, 117, 105, 98, 91, 99, 93, 89। ये क्वेश्चन में आपको दी हुई हैं। डी निकाल लेते हैं। 115 में से इसमें से ये माइनस करेंगे, 115 में से 109 माइनस करेंगे, 6 बचेगा। 120 में से 112 घटाएंगे तो 8 बचा। 99 में से 98 माइनस करा 1। तो इस तरह से आप करते चले जाएंगे। इसमें माइनस में आएगा 2, ये प्लस के हैं 4, ये माइनस में आएगा 2, और इनका टोटल करेंगे आप
तो इनका टोटल आ जाएगा आपका समेशन डी बराबर 25। ठीक है। अब डी के बाद हम डी माइनस डी मीन कर लेते हैं। तो इनका मीन हम निकाल लेते हैं पहले। डी मीन बराबर समेशन डी अपॉन एन, यानी 25 अपॉन कितने हैं ये 10 हैं, तो 2.5 आ गया आपका। तो 2.5 नॉर्मल है, हम 2.5 से पहला या दूसरा कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो डी में से क्या माइनस करेंगे, डी में से 2.5 माइनस कर लीजिए। तो ये 6 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 3.5 बचेगा। 8 में से 2.5 माइनस करेंगे 2.5 तो 5.5 बचेगा। 1 में से 2.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 1.5 बचेगा। ये 0.5 बचेगा। 1 में से 2.5 माइनस करेंगे माइनस का 1.5, ये 0.5। -2 में से माइनस के 2.5 माइनस करेंगे तो माइनस के 4.5 हो जाएंगे, ये 1.5 आ जाएगा आपका। और -2 के -2.5 करेंगे तो माइनस के 4.5 आ जाएंगे। इनको जोड़ेंगे आप, वैसे इनके जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगला निकालते हैं हम। अब डी माइनस डी मीन जो है इनका स्क्वायर कर लेते हैं। 3.5 गुणा 3.5 तो ये 12.25 आ गया। 5.5 इंटू 5.5 ये 30.25 आ गया। ऐसे ही 1.5 इंटू 1.5 तो 2.25, ये 0.25 आ जाएगा दोनों। 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, ये 0.25 आ गया। 4.5 इंटू 4.5 करेंगे तो ये 20.25 आएगा, ये 2.25 आएगा और ये 20.25 आ गया। इनको जोड़ लीजिए आप तो ये आ जाएंगे 90.50, इनका टोटल आ गया। अब हम s का फॉर्मूला लगा लेते हैं। जानते ही हैं आप, s बराबर समेशन डी माइनस डी मीन का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो ये 90.5 आया हमारा। 90.5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, 10 है केवल। तो ये हो गया 90.5 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है। अब ये इसको डिवाइड कर लेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10.06 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 3.17 आ जाएगा। अब हम t की वैल्यू लगा लेते हैं। t बराबर डी मीन इंटू अंडर रूट n अपॉन s। तो डी मीन अभी हमने निकाला था, 2.5 निकला था। नंबर ऑफ आइटम हमारे 10 हैं, ये 3.17 आ गया। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, सबको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5। t बराबर आ गया आपका 2.5। ये गुणा करना है, अंडर रूट निकाल लीजिए, 2.5 से गुणा कर लीजिए। जब आ जाए तो 3.17 से डिवाइड कर दीजिए। गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवीजन आपको खुद करना है। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आइटम थे, 10 माइनस 1 यानी कि 9 में देखेंगे। 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर देखेंगे। चलिए मैं एक बार आपको टेबल और दिखा देता हूं कि किस तरह से देखते हैं। वैसे अब तक आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। देखिए टेबल, फिर वही देखेंगे 5% पर, और कितना बताया था मैंने, 9 पर देखेंगे आप। तो इधर को चले, इधर को चले तो ये आ गया, देखिए 2.262। 2.262 टेबल वैल्यू मानी जाएगी। तो टेबल वैल्यू हो गई 2.262 और टी वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है अभी हमने निकाला है 2.5। टी वैल्यू हमारी कम आई है, नहीं टी वैल्यू ज़्यादा आई है। टी वैल्यू ज़्यादा है तो जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया।
यानी कि जो शून्य परिकल्पना थी वो असत्य हो गई, फॉल्स हो गई, सही नहीं है वो। तो ये निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलेगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर द फूड चेंज। जब खाना बदल दिया गया उसके बाद उनके भार में, उनके वेट में, उनके वजन में सार्थक अंतर नजर आया। यानी कि खाना जो बदला गया वो अच्छा था और उनका वजन भी, छात्राओं का, जो स्टूडेंट्स थे उनका वजन बढ़ गया। ठीक है, तो यानी कि खाने से उनके वजन में बदलाव आया है, सार्थक बदलाव आया है, ये हमारा क्वेश्चन कहता है। ठीक है, अब यहां तक आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, बार बार आप इनको प्रैक्टिस करें तो फॉर्मूले तभी याद हो पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हम फॉर्मूले भूल जाते हैं और फिर सब पढ़ाई हमारी बेकार हो जाती है। इसलिए फॉर्मूले आपको सही से याद करने हैं। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें फॉर्मूले को बार बार लिखें तो वो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। थैंक यू।